हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी मुझे अनवर ने भेजी है, तो आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। मेरा नाम अनवर है और मेरी उम्र 42 साल की है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ज़्यादातर वक्त मैं घर के बाहर ही गुजरता था। अब आपको तो पता ही है ट्रक ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है। वैसे मैं पिछले 15 सालों से ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहा था और मेरे साथ मेरा एक असिस्टेंट था। हम दोनों मिलके ट्रक ड्राइव करते थे और एक जगह से दूसरी जगह को माल पहुंचाते थे। और हमें माल पहुंचाने के लिए असम के साइड आना था। उत्तराखंड से असम का रास्ता वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं था, मगर बीच में भी हमें कुछ चीज़ें लेनी थी और फिर असम पहुंचना था। हम लोगों ने घर में बोला और अपने काम के लिए निकल पड़े। हम लोग पहले उत्तराखंड से माल लिए और अपने सेठ जी को बोल के असम के साइड जाने को निकल पड़े। अब ट्रैफिक से होते हुए मैं सफ़र तय कर रहा था। हम दोनों को ट्रक चलाना बहुत अच्छा लगता था। अब हम लोगों को इससे पैसे भी आते थे, इसलिए ज़्यादा शिकायत भी नहीं की। अब एक पॉइंट आया जहाँ पे हाईवे ख़त्म हो गया। मैंने सोचा कि अब हाईवे से जाएंगे ऐसे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे कुछ फेस्टिवल चल रहा था। उसके लिए वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत हो गया था। हमने सोचा कि छोड़ यार, ट्रैफिक में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि गांव के रास्ते से और जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेके आगे बढ़ जाते हैं। शायद यही डिसीजन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था। मेरी ज़िंदगी तभी से ही बदल गई। हम लोग गांव के रास्ते जाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जंगल के एंट्रेंस में मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने अपने ट्रक को साइड में रोका और मेरे असिस्टेंट को कहा कि वो ट्रक का ध्यान रखे। अब मैं झाड़ियों के अंदर टॉयलेट करने चले गया। जैसे ही मैंने अपना काम पूरा किया और पीछे मुड़ने लगा, मुझे साइड में ही एक कुछ सिक्के जैसा दिखाई दिया। जब मैंने और थोड़ा पास जाके देखा तो वो एक चांदी का सिक्का था। अब मैं हैरान हो गया कि ऐसे रास्ते में चांदी का सिक्का कैसे मिल सकता है, मगर मुझे लगा कि शायद किसी ने छोड़ दिया होगा। अब पता नहीं क्यों मुझ में लालच आ गई। मैंने सोचा कि अगर इस चांदी के सिक्के को मैं भेज दूंगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उस चांदी के सिक्के को लिया और ट्रक का दरवाज़ा खोल के ट्रक के अंदर आके बैठ गया। जैसे मैं ट्रक के अंदर आके बैठा, ट्रक के अंदर का माहौल जैसे बदल चुका था। मुझे मिट्टी की स्मेल आने लगी और मिट्टी की स्मेल के साथ कोई मांस जो सड़ गया हो, मुझे ऐसी बदबू आ रही थी। ट्रक में रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने ट्रक की खिड़कियां खोली और अपने असिस्टेंट को कहा कि यार ये कैसी बदबू आ रही है। असिस्टेंट ने ठीक से जवाब नहीं दिया क्योंकि वो नींद में था। उसने बोला कि सेठ जी चिंता मत करो, जंगल है ना, कोई जानवर मरा पड़ा होगा इसलिए अपने को स्मेल आ रही है। फिर मैंने भी सोचा कि ये भी ठीक बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जैसे ही 5 किलोमीटर और आगे बढ़े, ट्रक में एकदम से ठंडी बढ़ गई। अब इसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि शायद वो रास्ता इतना ठंडा होगा क्योंकि बहुत सारे पेड़ थे और बीच बीच में बारिश पड़ रही हो, ऐसे फील हो रहा था। फिर मैंने भी ज़्यादा सोचा नहीं। जैसे ही हम लोगों ने जंगल पूरा किया, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पास कोई बैठे हुआ है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे और मेरे असिस्टेंट के सिवाय यहाँ पे कोई भी नहीं था। मेरी नज़र असिस्टेंट के पास गई। मैंने देखा कि असिस्टेंट के गाल पे किसी औरत के हाथ दिख रहे थे। मैं चौंक गया। मैंने अपनी आंखें मसली और फिर से देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। मुझे लगा कि ये मेरे आंखों का धोखा है। वैसे भी मैं बहुत दिनों से थक गया था और मुझे छुट्टी भी नहीं मिली थी, इसलिए सोचा कि ये पक्का आंखों का धोखा होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ने लगा। थोड़े टाइम के बाद मुझे मेरे ट्रक के अंदर से किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। सच बोलूँ तो अब इस पॉइंट पे मैं बहुत डर गया था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यह पक्का कोई आत्मा का चक्कर होगा।
जैसे मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना बंद कर दिया, वो माहौल जैसे फिर से पहले जैसा था वैसे हो गया। अब 5-6 किलोमीटर और आगे बढ़े कि फिर से ये सारी चीज़ें मेरे साथ होना शुरू हो गया। मैंने देखा कि मेरे पास कोई औरत बैठी हुई है और मुझे घूर के देख रही है। अब आप ही सोचिए, एक तो ट्रक की पूरी लाइटें बंद है और सिर्फ हेडलाइट से चालू है और पूरा रास्ता एकदम सुनसान है, ना आगे कोई ना पीछे कोई। जाने वो पूरे रास्ते में हम लोग सिर्फ अकेले ही थे जो कि ट्रैवल कर रहे थे। मैंने देखा कि वो औरत मुझे ही घूर के देख रही है। मेरी नज़र उसके पैरों पे पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। अब मैं समझ गया कि ये पक्का चुड़ैल है, मगर ये मेरे ट्रक में कैसे चढ़ी, यही मेरा सबसे बड़ा सवाल था। खैर जो भी हो, मुझे इस औरत से पीछा छुड़वाना था। अब मुझे उस दिन लगा कि मेरी मौत पक्की है, क्योंकि आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद भी ये सारी चीज़ें मेरे साथ फिर से होने लगी। उस औरत का रूप बहुत ही डरावना था। उसकी आंखें लटक रही थी और पूरे शरीर में से मांस की बदबू आ रही थी और उसके गाल से मांस लटक रहा था और ताज़ा ताज़ा खून मेरे ट्रक में गिर रहा था। सच बोलूँ तो ये माहौल मेरे लिए डरावना हो चुका था। जब मैंने दूसरी लाइट भी चालू की तो मैंने उसे अच्छे से देखा। उसका पूरा शरीर जैसे हवा से बना हो वैसा था, क्योंकि वो उड़ रही थी, जैसे कि वो मेरे ट्रक के पास के सीट में बैठी ना हो, वो ऐसे हवा में ही उड़ रही थी। अचानक से वो ज़ोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के मेरा असिस्टेंट भी एकदम से डर गया और उस औरत के रूप को देख के वो बेहोश हो गया। अब मेरा कंट्रोल मेरे ट्रक से छूटने ही वाला था कि जैसे तैसे करके मैंने मेरे ट्रक को कंट्रोल में लिया और आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि इसकी एक लिमिट होगी। ये लिमिट हम लोग क्रॉस कर देंगे तो ये औरत हमें सताना भी बंद कर देगी। अब एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा, और 4 किलोमीटर आगे बढ़ने पर वो औरत वहाँ से गायब हो गई। सच बोलूँ तो ये मेरे लाइफ का सबसे ख़राब एक्सपीरियंस था। आपको लग रहा होगा कि ये स्टोरी यहीं पे एंड हो गई, मगर शायद ये कहानी अभी शुरू हुई थी। जो चांदी के सिक्के को मैं लेके आया था, उस चांदी के सिक्के को मैंने कई जगह बेचने की कोशिश की, मगर पता नहीं मैं उसे बेच ही नहीं पाया। जहाँ भी बेचने को जाता वो लोग मुझे बिल्कुल मना ही कर देते हैं। 2-3 दिन वो सिक्का मेरे घर पे पड़े रहा, पर शायद ये भी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पहले दिन की बात है, मेरे घर में 2 बच्चे और मेरी बीवी है, और कभी कभी मैं मेरी माँ के साथ भी रह लेता हूँ। अब मेरे ट्रक ड्राइविंग करने की वजह से मेरी माँ मेरे साथ ज़्यादातर नहीं रहती थी। वो मेरे छोटे भाई के पास रहती थी, जो कि उसका घर मेरे पास ही था। मेरी माँ मेरे घर आई और मैंने मेरी माँ से सारी चीज़ें शेयर की, तो उन्होंने बोला कि इतनी लालच मत कर, ये लालच तुझे डुबा देगी। बस यही लफ्ज़ थे जो उन्होंने मुझे बोले थे। अब मैं ज़्यादा इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता था। वो सिक्के बेच के मैं पैसे लेना चाहता था। पहले दिन की रात को मैंने देखा कि मेरी बीवी कुछ अलग ही बिहेव कर रही है। आधी रात में वो अपने बाल खुले कर देती और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती। सच बोलूँ तो इसका ये रूप देख के मैं बहुत डर गया था। मैंने अपने कमरे की लाइट चालू की और देखा कि वही औरत मेरी बीवी के ऊपर बैठ के उसे गला दबाने की कोशिश कर रही है। मैं ज़ोर से चिल्लाया। जैसे ही मैं ज़ोर से चिल्लाया, मेरी आँख खुली। अल्लाह का शुक्र था कि यह सिर्फ एक सपना था। अब वो औरत मेरे घर तक आ चुकी थी। वो औरत मेरे घर तक कैसे आई, बस मेरा यही दिमाग में सवाल चल रहा था, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो औरत वहाँ से मेरे घर तक आए। बट मुझे पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें उस सिक्के की वजह से हो रही है। अब पहले दिन तो मुझे ये सपना आया। दूसरे दिन सुबह की बात है, मेरी वाइफ का बिहेवियर जैसे एकदम बदल गया था। वो मुझे पहचान ना रही हो ऐसे बिहेव कर रही थी, जैसे उसको पता है कि सुबह सुबह उठ के मुझे चाय चाहिए, पर उसने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि खुद ही बना लो। उसका ये रूप देख के मैं थोड़ा परेशान हो गया था। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई प्रॉब्लम होगी
जो वो मुझसे शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि ये सारी चीज़ों के बीच में मैं उसको टाइम देना ही भूल गया था। खैर जो भी है, दूसरी रात को मैं और मेरी बीवी अच्छे से सो रहे थे। रात के 1:30 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मेरी बीवी अपने बाल कैंची से काट रही है और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही हो ऐसे बिहेव कर रही थी। मैं वो रूप देख के तो और डर गया। जब मैं उसके हाथ से कैंची ली और साइड में रख दी तो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे वो मुझे मार ही देगी। मैं समझ गया था कि इसके ऊपर कोई ना कोई आत्मा आ चुकी है। वो मेरा गला दबाने की कोशिश करने लगी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया, मेरी बीवी जैसे शांत हो गई। मैंने तुरंत ही मौलाना को बुलाया। मौलाना आए, फिर झाड़ फूँक वगैरह हुआ। फिर मौलाना ने मेरी बीवी के ऊपर पानी छिड़का और 2 थप्पड़े मार के पूछने लगे कि तू कौन है। जो बातें मेरी बीवी के मुंह से निकली वो मैं सुन के दंग हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी बीवी की आवाज़ बहुत अच्छी है, पर वो आवाज़ एकदम अलग थी। जैसे 3-4 लोग एक ही बार बात कर रहे हो वैसे था। उसने बोला कि इस आदमी ने मेरी चीज़ अपने पास रख ली है, इसको तो मैं मार के ही रहूँगी। और उसने ये भी बोला कि इसको कई बार रोकने पर भी उसने मेरी चीज़ को मेरे को नहीं दिया। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं इसको तो मारूंगी ही और इसकी बीवी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। मौलाना ने फिर और झाड़ फूँक किया, तब जाके सब कुछ शांत हुआ। फिर मौलाना ने कहा कि जो सिक्का तू लेके आया है वो सिक्का शापित है और इस सिक्के में ही उस आत्मा की जान बसी थी। तूने उस सिक्के को वहाँ से लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो सिक्का तेरी प्रॉपर्टी नहीं है और तेरी लालच ने तुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। ये सिक्का जा वहीं पे रख के आ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं भी इन सारी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए वो सिक्का वही जगह पे रख दिया जहाँ पे से मैं उसको उठा के लाया था। उसके बाद थोड़े दिन तक मेरी बीवी की तबीयत ख़राब रही। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। मेरा नाम मोहन है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं झारखंड माल पहुँचाने के लिए गया था। अब बिहार से मैं माल लेके झारखंड के लिए निकल गया। उस दिन मैं अकेला ही था, मेरे साथ मेरा असिस्टेंट नहीं था। अब उसकी तबीयत ख़राब थी तो वो वहीं पे घर पे रह गया। मैंने अपना ट्रक लिया और ट्रक को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। शाम के वक्त ढाबे पे रोक के थोड़ा खाना खाया और फिर अपने सफ़र के लिए निकल गया। अब रास्ता तो एकदम ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। अब मैं पक्के रोड से होते होते कच्चे रास्तों से गुजरने लगा। मैं हर बार यही शॉर्टकट यूज़ करता था, पर शायद वो रात मेरे लिए डरावनी होने वाली थी। मैं कुछ किलोमीटर्स अंदर गया होगा कि मुझे अचानक से ऐसे फील हुआ कि मेरा ट्रक बहुत ही स्लो चल रहा है। ट्रक भी नया था, अब ट्रक में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। अचानक से पूरी हवा भारी हो गई, जैसे कि वो रात बिल्कुल गुजर ही नहीं आ रही हो, टाइम एकदम थम गया हो। अब अचानक से ट्रक में ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई। अब वैसे तो वो गर्मियों के दिन थे, मगर पता नहीं मुझे ठंडी क्यों लग रही थी। थोड़ा आगे जाने पर मुझे एक आदमी ने रोका। अब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसको लिफ्ट दे देते हैं, अगर ये पैसे वगैरह ऑफ़र करेगा तो ले लूँगा। मैं जैसे ही अपना ट्रक रोका, उस आदमी ने कहा कि उसे थोड़ा आगे जाना है। अब बिना कुछ ज़्यादा सोचे मैंने उसको ट्रक में बिठा लिया। जैसे ही वो आदमी ट्रक में बैठा, ट्रक का माहौल जैसे बदल गया। सड़े मांस की बदबू पूरे ट्रक में भर गई। अब मैंने सोचा होगा कि इसके पैरों तले कुछ ना कुछ कुचल गया होगा, उसकी वजह से मुझे वो स्मेल आ रही है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर की बात है ना, कोई बात नहीं। अब वो आदमी नॉर्मल ही बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि उसकी पत्नी थोड़ी आगे खड़े है और उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। उसको कोई मदद ना मिलने पर वो चलते चलते अपने गाड़ी के तरफ ही जा रहा था। फिर 6-7 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे एक औरत दिखी जो कि
वहाँ पे ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। मेरे पास जो आदमी बैठा था उसने कहा कि वो औरत उसकी पत्नी है और ट्रक रोक दीजिए। मुझे ये लोगों पे शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर मैंने सोचा कि ये लोग क्या ही कर लेंगे। मैं हमेशा मेरे पास चाकू वगैरह रखता हूँ कि कोई अगर इमरजेंसी आ जाए तो इसे यूज़ करना पड़े। अब ये लोग बैठ गए ट्रक में। हम नॉर्मल बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक से मैंने देखा कि वो औरत कुछ अंदर ही अंदर बड़बड़ा रही है। अब बातें करते करते मेरी नज़र उसके पैरों पे पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। अब मैं समझ गया था ये चीज़ क्या है। ये छलावा है जो कि मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, और अगर मैं इनकी बातों में आके इनकी बातें मानने लगूँगा तो ये पक्का मुझे मार देंगे। अब ये रास्ते से मैं बहुत बार गुजर चुका था। मुझे पता था कि अगर 4 किलोमीटर और आगे चले जाऊँगा तो एक मंदिर आएगा। अपने ट्रक को वहीं पे रोक के मंदिर के अंदर बैठ जाऊँगा जब तक सुबह ना हो। जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो उस टाइम पे 3:30 बज रहे थे। वो लोगों ने कहा कि भाई साहब, हमारा स्टॉप आ गया है, अब यहाँ पे ट्रक रोक दीजिए। हमारे पहचान वाले हैं, वहाँ से किसी ना किसी को बुला के मदद ले लेंगे। मगर मुझे पता था कि अगर मैं ट्रक रोकूंगा तो ये पक्का मुझे मार देंगे। और वो जो एरिया की बात कर रहे थे वो एकदम सुनसान एरिया था। वहाँ पे किसी का घर होना या फिर किसी का कुछ भी पहचान वाला इंसान होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जंगल का एरिया था। मैंने कहा कि भाई साहब, मैं गाड़ी रोक देता, मगर मुझे थोड़ा काम है। मेरा काम ख़त्म करके हम लोग फिर से वापस आएंगे। अब वो लोगों ने ज़्यादा कुछ भी बोला नहीं। जैसे तैसे करके मैं उस मंदिर के पास पहुंचा और अचानक से अपने ट्रक को बंद करके ट्रक से कूद के मैं मंदिर के अंदर आके बैठ गया। अब मंदिर की दीवारें भी थोड़ी ऊंची थी तो मुझे दीवारें कूदनी पड़ी थी। जैसे ही मैं मंदिर में एंटर हुआ, मैंने देखा कि मेरे ट्रक के अंदर कोई नहीं है, और दूर से ही वो औरत और आदमी मुझे देख के हंस रहे थे। बोल रहे थे कि इस बार तो तू बच गया, अगर अगली बार तू यहाँ पे मिलेगा तो तू मारा जाएगा। अब यही काफ़ी था मुझे डराने के लिए। मैं इतना डर गया कि शायद मेरी लाइफ में मैं उतना कभी डरा ही नहीं होगा। भले ही मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस बहुत हो चुके थे। मैं बहुत सालों से ट्रक चला रहा था। छोटे छोटे एक्सपीरियंस दिखते थे, जैसे किसी औरत का दिखना, एकदम से औरत का गायब हो जाना, छोटे छोटे बच्चे दिखते थे मुझे। पर पहली बार ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था। सच बोलूँ तो मुझे बहुत डर लग गया था, बट अभी क्या कर सकते हैं। सुबह होते ही वहाँ पे एक पंडित जी आ गए। उनको मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन की। उन्होंने मुझे कहा कि किसी अनजान को लिफ्ट मत देना और हमेशा अपने साथ ये धागा रखना। उन्होंने मुझे लाल धागा दिया था। तब से आज तक मैं उस धागे को पहने हुआ हूँ। अगर उस टाइम पे मैंने उनकी बात मान ली होती और उस जगह पे गाड़ी रोक दी होती तो शायद आज आपको मैं कहानी सुनाने के लिए ज़िंदा ही नहीं रहता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है और मेरी उम्र 46 साल की है। पिछले 16 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरे और 3 ट्रक हैं और मेरा बड़ा भाई ये सारे बिज़नेस देख लेता है। मेरे साथ मेरा असिस्टेंट था, वो मेरा बचपन का दोस्त था। अब ठीक से पढ़ाई वगैरह नहीं की थी, तो फिर हम लोगों को ट्रक ड्राइविंग सीखना पड़ा और फिर ट्रक चलाना पड़ा। अब हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के एक गांव में सब माल पहुंचाना था। अब हिमाचल प्रदेश का नाम सुनते ही मेरे अंदर जाने एक अलग सी खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मेरा एक दोस्त रहता था जिससे लास्ट टाइम मेरी बात 6 साल पहले हुई थी। मैंने मेरे असिस्टेंट से कहा, यार सूरज को मिले वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, और हम लोग जहाँ पे माल पहुँचाने वाले हैं ना, वहाँ से वो सिर्फ 18 या 19 किलोमीटर दूर उसका गाँव है। तो हम लोग जाएंगे, फिर उसको मिल के 2 दिन वहाँ पे घूम के उसके साथ गुजार के आएंगे। अब ये भी मान गया। हम लोग ने फिर यहाँ से मान लिया और फिर वह हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव में माल पहुँचा दिया। अब हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम लोगों ने टाइम पे माल पहुँचा दिया था और हमें इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होने वाला था। मैंने मेरे बड़े भाई से पूछ के 2 दिन की छुट्टी वगैरह ले ली और कहा कि मैं 4-5 दिन के बाद घर पे आ जाऊंगा। अब क्या था, एक्साइटमेंट के साथ मैं मेरे दोस्त के गांव के तरफ ही निकल पड़ा। उस टाइम पे तकरीबन रात के 12 बज रहे थे।
क्योंकि माल वगैरह का हिसाब करते करते बहुत टाइम हो चुका था। अब मैं उसके बारे में सोचते सोचते अपना ट्रक चला रहा था और मेरा असिस्टेंट भी अच्छे से सोया हुआ था। आप मानोगे नहीं, मैं उसके बारे में सोचते सोचते ड्राइविंग करते करते आगे बढ़ ही रहा था कि मैंने देखा कि एक आदमी खेतों वाले रास्तों से आगे बढ़ते जा रहा है। मैंने जब उसे अच्छे से देखा तो मुझे पता चला कि ये तो सूरज ही है। अब उसको देख के मैं बहुत खुश हो चुका था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं इसे मिल रहा था। मैंने झट से अपना ट्रक रोका और उसके पास चले गया। मैंने कहा, सूरज यार कैसा है तू? हम लोग बहुत सालों के बाद मिले हैं। और पता नहीं, सूरज का एक्सप्रेशन थोड़ा अलग था। वो मुझे देख के खुश था, मगर वो खुशी उसके चेहरे पे नहीं दिख रही थी, जैसे कि उसे कोई प्रॉब्लम हो। मैंने फिर उससे पूछा, यार क्या हुआ, तू परेशान लग रहा है क्या? फिर उसने बोला कि नहीं यार, अच्छा हुआ करण तू मुझे मिलने आ गया। खैर अभी जो भी था, उसने कहा कि चल मेरे घर चलते हैं, वहाँ पे अच्छा सा हम लोग वक्त गुजारेंगे। अब ऐसा हुआ कि हम लोग ट्रक में बैठ गए। मैं ड्राइविंग सीट पे था और मेरे पास मेरा असिस्टेंट था और खिड़की के साइड सूरज बैठा हुआ था। हम तीनों आगे बढ़ते जा रहे थे। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, वैसे सूरज बहुत बोला करता था, मगर वो एकदम से चेंज हो गया। अब मुझे लगा कि शायद कुछ रीजंस की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है। अब होते हैं ना कुछ लोग कि वो अपना बिहेवियर वगैरह चेंज कर लेते हैं। मुझे भी ऐसे ही कुछ लगा, बट मैं उसको देख के बहुत खुश था, क्योंकि उसने मेरी बहुत मदद की थी। अब हम लोग जैसे ही उसके घर पहुंचने वाले थे, मैंने देखा कि सूरज के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए, जैसे कि उसके अंदर कोई दुख हो और वो दुख बाहर निकल रहा हो। हम लोगों ने साइड में ही ट्रक रोक लिया। फिर सूरज ने कहा कि तुम लोग आगे जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं काम करके आता हूँ। अब मैं उसके परिवार वालों को भी जानता था, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब मैं और मेरा असिस्टेंट दोनों ही आगे बढ़े और हम लोग जैसे ही उसके घर गए, हमने देखा कि घर के बाहर एक फ़ोटो लगा हुआ है जिसके ऊपर हार लगा हुआ है। मैंने देखा कि वो फ़ोटो सूरज की थी। अब सच बोलूँ तो मैं वो फ़ोटो देख के बहुत ही डर गया था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है वो सही है या नहीं। मैं एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं परेशान हो गया था। मैं उसके माँ बाप से बात की तो मुझे पता चला कि 2 दिन पहले ही सूरज की मौत हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी अभी तो मैंने सूरज को देखा था और उसने मेरे से थोड़ी बात भी की थी और वो यहाँ घर तक भी आया था। मैंने सारी चीज़ें उसके माँ बाप के साथ शेयर की, वो भी परेशान हो गए। ये एक्सपीरियंस भले ही आपको थोड़ा डिफरेंट लगे, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। वो लोग रोने लगे। वो बोलते थे कि सूरज तुम्हें बहुत याद करता था, शायद आखिरी बार देखने के लिए वो तुम्हें मिला। अब मेरे आँखों से आंसू आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं मेरे दोस्त को मिलने आया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगा, और अगर देख भी लूँगा तो ऐसी हालत में। मैं फिर उस रात उनके घर में ही रहा और दूसरे दिन निकलने से पहले मैंने उनके घर वालों को थोड़े पैसे दिए और बोला कि काका काकी आप चिंता मत करना, कुछ भी होगा तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। फिर वो लोग से थोड़ी देर बात करके मैं फिर वहाँ से निकल गया। मेरे असिस्टेंट को बुखार आ चुका था, क्योंकि हम लोगों ने जिस चीज़ का एक्सपीरियंस किया था और जिसके साथ बैठे थे वो सूरज की आत्मा थी।